हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। अब मैं उसी क्रम में, उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में आपको आगे का वीडियो आज दे रहा हूँ। देखो, आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, या उसको आप कह सकते हैं किस तरह से mRNA जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलिपीकरण की क्रियाविधि की बात करते हैं तो देखो आपको ये मालूम है कि डीएनए जो है उसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं। एक आपका 5 to 3 होता है और एक आपका 3 to 5 होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही? इसमें जो इनिशिएशन पॉइंट्स है यानी कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, वो साइट कौन सी होती है? प्रमोटर। ठीक है, और जहाँ पर स्टॉप होगा यानी कि जहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो ब्रेक होगी, वो आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटर। इन बिटवीन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज नोन एज स्ट्रक्चरल डीएनए। अब स्ट्रक्चरल जीन जो है दैट इज साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रीजन ऑफ आरएनए। इतनी बात क्लियर थी? ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब वो स्टेप्स कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहली जो स्टेप्स है नंबर 1, ये आपकी कहलाती है इनिशिएशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। और इनिशिएशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रारंभन, यानी कि शुरुआत, प्रारंभ, है ना? क्लियर है? अब इनिशिएशन के लिए प्रमोटर साइट होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में टाटा बॉक्स के बारे में बताया था, हॉगनेस, ठीक है, बॉक्स के रूप में भी उसको जाना जाता है। और इसकी जो बेस क्रम होता है वो AT, है ना, ये क्रम होता है। तो देखो होता क्या है कि प्रमोटर साइट पर जो डीएनए स्ट्रैंड की दोनों चेन है उसको हेलिकेज एंजाइम की मदद से, हेलिकेज जो एंजाइम है इसकी मदद से क्या है? अनकॉइल कर लिया जाता है। जो उसकी कॉइलिंग है उसको ओपन कर लिया जाता है और यहाँ पर टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमेरेज सेकेंड, और एक आपको बताया था हमने बाइंडिंग प्रोटीन, ये सारे के सारे उसकी स्टेबिलिटी, जो डीएनए की स्ट्रैंड है उनकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हेलिकेज है वो प्रमोटर साइट पर डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको क्या करता है? अनकॉइल करता है, यानी कि दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करके एक दूसरे को क्या करता है? सेग्रीगेट करता है, अलग करता है। ये सारी जो प्रोसेस है आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में मैंने आपको क्लियर की थी, समझ गए? अब देखो यहाँ पर जब दोनों स्ट्रैंड, जो प्रमोटर साइट है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम लोग टीएफ फैक्टर सेकेंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? आपको मैंने बताया था, एक होती है टेम्पलेट साइट और एक होती है नॉन टेम्पलेट साइट। तो यहाँ पर जो 5 to 3 है, 5 to 3, ये आपकी कौन सी साइट है? इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट। सही है? और जो 3 to 5 होती है ये आपकी एंटीसेंस होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको क्लियर था। अब देखो यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, उस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो आरएनए पॉलीमरेज है एंजाइम, ये क्या होता है? अटैच हो जाता है। तो इनिशिएशन जो पॉइंट है, इनिशिएशन जो स्टेप्स है, उसमें आपके 2 पॉइंट मेन है। हेलिकेज के द्वारा प्रमोटर साइट पर दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होंगे?
अनकॉइल हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है यानी कि 5 to 3, इस पर जो न्यूक्लियोटाइड है, इस पर जो बेस क्रम है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल भी बताए थे कि अगर A, T, C, G है तो mRNA पर क्या हो जाएगा, A के अपोजिट U आ जाएगा, T के अपोजिट A आ जाएगा, C के अपोजिट G आ जाएगा और G के अपोजिट C आ जाएगा। समझ गए, बात समझ में आ गई। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इनिशिएशन, ये आपकी पहली स्टेप होगी। क्लियर हो गई बात। अब देखो सेकंड स्टेप जो आपकी होगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दीर्घीकरण। इलॉन्गेशन या फिर बोलेंगे दीर्घीकरण। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 5 to 3 स्ट्रैंड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक नई श्रृंखला को बनाएगा और वो श्रृंखला ठीक टूवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन से ऐसे 5 to 3 एंड पर मूव करेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहां पर जो ये श्रृंखला आपकी बनेगी वो इस दिशा से इस दिशा की तरफ बढ़ेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। तो ये डायरेक्शन आपका होगा जो दिशा को बताएगा कि किस तरफ से न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। बोलो, आपकी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो कोडिंग डीएनए है, उस कोडिंग डीएनए का जो बेस क्रम है, वही बेस क्रम आपका एमआरएनए पर आता है। बट डिफरेंस क्या होता है, जहाँ जहाँ पर थायमीन होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल, ठीक है। तो इस तरह से नए नए न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और इस तरह से चेन, एक श्रृंखला बनती जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए चेन। आगे समझ में। तो ये आपका सेकंड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलॉन्गेशन, ठीक। उसके बाद लास्ट में जो थर्ड स्टेज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। तो वो टर्मिनेशन का मीन्स क्या होगा, समापन, यानी कि जहां पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसके लिए याद होगा मैंने बताया था कि एक क्रम होता है GC, GC, CC, G, है ना। ये क्रम जो होता है वो टर्मिनेशन साइट पर होता है, और जब आरएनए पॉलीमरेज उस बेस क्रम पर पहुंचता है तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है कि इसके आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है, और ऐसी कंडीशन से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आपको मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो टर्मिनेशन साइट है उसमें क्या होता है, रो फैक्टर होता है, एक रो फैक्टर होता है। और ये जो रो फैक्टर है ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है कि जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को ब्रेक होना होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है रो फैक्टर की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन को वहीं पे क्या करता है, स्टॉप कर देता है। समझ गए। तो इस तरह से इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ये तीन बेसिक जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग एमआरएनए जो है उसकी चेन कंप्लीट हो जाती है, और टर्मिनेशन पॉइंट पर आने पर ये चेन डीएनए से क्या होती है, अलग हो जाती है। समझ गए, बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर जो एमआरएनए बनता है, देखो जो
mRNA बनेगा, ठीक है, इसका एक एंड आपका होगा 5 और दूसरा एंड क्या होगा 3, और ये 5 to 3 इसलिए होगा क्योंकि ये 5 to 3 कोडिंग स्ट्रैंड के क्या होता है, समरूप होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, थायमीन के स्थान पे क्या हो जाता है, यूरेसिल। बात सबकी समझ में आ रही? अब देखो होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो। देखो जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होती है, तो जो mRNA है उसमें कैपिंग और टेलिंग ये दो मैकेनिज्म होते हैं जो आप कह सकते हैं इंडिकेशन होता है कि जो mRNA है उसका इनिशिएशन पॉइंट कौन सा है और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो इसका 5 एंड है, जो mRNA है उसका जो 5 एंड है, यहाँ पर इस एंड को जो इसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, उस फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पर 7 मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं 7-MGTP, इसके द्वारा कैपिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग। आप इसको सरल शब्दों में ये समझ सकते हो कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो जड़ें होती हैं, जड़ें रूट्स, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए उनके ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसको बोलते हैं रूट कैप, हिंदी में बोलते हैं मूल गोप। बस सेम चीज़ आपकी यहाँ है। जो mRNA बना, उस mRNA का जो 5 एंड पर पहला न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पर 7 मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग होती है, एक तरह से कैप लाइक ठीक प्रोटेक्शन होता है। अब देखो ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो प्रोटेक्शन है, इसके दो मेन फायदे हैं, दो मेन एडवांटेज हैं। देखो पहला एडवांटेज, जो इसका पहला एडवांटेज है, देखो इसका जो पहला एडवांटेज है वो आपका क्या है, ये डिटरमाइन करता है फॉर किसके लिए, डिटरमाइन फॉर इनिशिएशन साइट ऑफ ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब प्रोटीन का निर्माण होगा, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण होगा, तो ये जो साइट है वो डिटरमाइन करती है किसके लिए, इनिशिएशन, प्रारंभ के लिए। तो जब प्रोटीन का संश्लेषण होगा तो यहाँ पर ये जो कैपिंग है इसका रोल क्या होता है, इंडिकेशन फॉर किसके लिए, इनिशिएशन साइट फॉर ट्रांसलेशन। यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण है वो किधर से स्टार्ट होगा, तो उसकी जो स्टार्टिंग है उसका ये क्या होता है, एक प्रकार का चिन्ह होता है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन होती है कि जो एंजाइम है वो इधर से इसको स्टार्ट करेंगे। आ गई बात समझ में। और नंबर 2 पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इसके लिए न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम, प्रोटेक्शन फ्रॉम से न्यूक्लियस एंजाइम। ये जो कैपिंग है वो न्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, उनसे ये उसको प्रोटेक्ट करता है, इसको डीजनरेट होने से बचाता है। तो बात समझ में आई। जब mRNA फॉर्म होगा तो उसके फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो कि 5 to 3 एंड होता है, उसके 5 एंड पर कैपिंग होती है, और ये कैपिंग 7-MGTP मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट से होती है। ये जो कैपिंग है ये डिटरमाइन करती है इनिशिएशन साइट को किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए, और ये प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस एंजाइम को जो कि कैपिंग को या mRNA को डीजनरेट होने से बचाती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद देखो जो इसका 3 एंड है यानी कि टर्मिनेशन साइट, वहाँ पर 200
से 300 बेस पेयर, 200 to 300 बेस पेयर की टेलिंग होती है। टेलिंग इसको हम लोग पूंछ, एक होता है कैप और एक होती है क्या, टेल। और इसका जो निर्माण होता है वो आपका होता है पॉली ए, इसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल। अब यहाँ पर पॉली का मतलब है पॉली एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन। तो ये जो पॉली एडिनाइलेशन है इसके 200 से 300 बेस पेयर जो टर्मिनेशन 3 एंड है वहाँ पर ये क्या होते हैं, टेल के रूप में अटैच होते हैं या जुड़ जाते हैं। समझ गए? तो MGTP द्वारा mRNA पर कैपिंग होती है और पॉली ए जो पदार्थ है उससे टेलिंग होती है। तो इसको कैपिंग और टेलिंग बोलते हैं। और इसका जो मेन पर्पज है वो है mRNA को प्रोटेक्ट करना। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब एक छोटी सी बात और समझ लो। देखो यहाँ पर ये जो mRNA बनता है, ये जो mRNA है, एक्चुअली में ये जो mRNA होता है ये इमैच्योर होता है, यानी कि अविकसित होता है। ऐसा नहीं है कि mRNA बना और तुरंत उसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए भेज दिया गया। इस mRNA में प्रोसेसिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं RNA प्रोसेसिंग। और उसका रीजन ये होता है कि जो फर्स्ट mRNA आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोड्यूस होता है ये इमैच्योर होता है। और इस इमैच्योर ठीक mRNA को बोलते हैं HNRNA। इसका पूरा नाम होता है हेट्रोजेनस RNA। तो ये जो हेट्रोजेनस RNA है ये आपका होता है इमैच्योर, यानी कि अविकसित। और ये जो हेट्रोजेनस RNA है इसको मैच्योर RNA में कन्वर्ट किया जाता है। तो इमैच्योर RNA से मैच्योर RNA का बनना क्या कहलाता है, RNA प्रोसेसिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं RNA प्रोसेसिंग। आया समझ में? क्लियर? तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक तो मैकेनिज्म आपको मैंने बताया कि किस तरह से mRNA फॉर्म होता है, दूसरा मैंने आपको बताया कैपिंग और टेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और आपके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैपिंग और टेलिंग पर शॉर्ट नोट्स भी आता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है RNA प्रोसेसिंग, यानी कि जो इमैच्योर RNA है उसको मैच्योर RNA में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें भी कई सारी प्रोसेस होती हैं। एक्सॉन इंट्रॉन को स्प्लिसिंग की जाती है, स्प्लिसिंग करने के बाद फिर एडिंग होती है, एडिंग होने के बाद फिर मैच्योर RNA में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये सारी जो प्रोसेस हैं ये RNA प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो सारा टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज आप इस वीडियो के माध्यम से जो मैकेनिज्म है उसको समझ लीजिए और जो कैपिंग और टेलिंग मैंने समझाया है इसको समझ लीजिए। और HNRNA और मैच्योर RNA, इमैच्योर और मैच्योर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझ लीजिए। अब इसकी जो प्रोसेस है इसको इन डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? ओके, क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमेशा की तरह आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक? ओके, थैंक यू।